दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और चर्चा ये हो रही है काफ़ी दिनों से कि मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं पिछले कुछ वक़्त से, उससे आरएसएस की प्लानिंग बार-बार खराब हो रही है। कुछ वक़्त पहले जब वो नागपुर गए भी थे, तब भी आरएसएस के प्रमुख से नहीं मिले और बाकी लोगों से मिलकर आ गए। कई दिनों तक इस विवाद की चर्चा भी होती रही। विवाद इसलिए कहेंगे क्योंकि खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन अंदर खींची हुई तस्वीर जिसमें दूरियां साफ दिखाई देती हैं, वो चर्चा में रही। आखिरकार मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आरएसएस के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं? आरएसएस एक विचार है, ऐसा वो हमेशा कहते हैं और ये सबके लिए सही है। और वहीं पर अगर मोदी जी की बात की जाए तो वो एक पार्टी चला रहे हैं और उनकी पार्टी ऐसा क्या काम कर रही है कि जो आरएसएस की पटकथा को खराब कर रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि क्या स्थितियां ऐसी अभी खराब हो रही हैं जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनेजिंग एडिटर फॉर टीवी के वाहिद नसीम जी और उन्हीं से समझेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से मोदी जी ऐसा कर भी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या फिर सिर्फ ये एक तस्वीर है जो खुलकर सामने पूरी तरह से नहीं आ रही है, या फिर ये हो सकता है कि हमारा आंकलन सही ना हो। तथ्य भी तो होने चाहिए ना सर। आप तो खुद इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं, आप मैनेजिंग एडिटर हैं 4 टीवी के, आपको पता है कि बिना किसी ऐसे सबूत के हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन आप बिना किसी सबूत और आधार के नहीं बोलते हैं। मैं जानना चाह रही जी, हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी और ऐसा क्या हुआ है? देखिए देखिए हमें अगर ये शैली को समझना है या फिर आरएसएस की शैली को समझना है और फिर हम सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा दें कि आरएसएस के अपने वजूद को खतरा है, जिस तरह से जेपी नड्डा ने बयान दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि अब आरएसएस को उसकी ज़रूरत नहीं रही है और हम खुद में अपने आप में सक्षम हैं, ये बाद की बात है। ये सब वो खिसियाहट है जो बाद में निकाली गई। हालाँकि आरएसएस मेरा मानना ये है कि उस थॉट को लेकर, उस विचार को लेकर अपने आप को पहले ही अलग कर चुकी थी, जो कि मोदी जी की कार्यशैली में इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह के मूवमेंट अपने उठाए और लिए और जिस तरह के कदम उठाए, उसके बाद उसका क्या लॉन्ग टर्म में आरएसएस की सोच पर क्या असर पड़ेगा, इसकी परवाह किए बगैर मौजूदा हालात में अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए और भारतीय डिप्लोमेसी को जो एक दबाव होता है इंटरनेशनली सुपर पावर्स का उनके साथ गठजोड़ करने के लिए, जो ज़रूरतें थी उनको वो उस पर काम करते रहे और अलबत्ता देश के अंदर हिंदू-मुस्लिम का जो एजेंडा बेसिकली जो ज़बानी एजेंडा था आरएसएस का जो 70 सालों से मेहनत करते रहे इसमें हालाँकि अब सामाजिक संगठन कहते हैं पर एंटी मुस्लिम जो एक सेंटिमेंट क्रिएट करते रहे और देश में एक धीरे-धीरे जो है वो एक बँटवारा-सा होता चला गया अंदर-अंदर जो दिमागी बँटवारा था, जो जातीय, धार्मिक बँटवारा था, वो बढ़ता चला जा रहा था। और ये लगातार सफलता की वजह थी कि मोदी सत्ता में आए और फिर वो नफ़रतों के एजेंडे को लेकर जो है लगातार चलते रहे। मगर क्या ये सचमुच ज़मीन पर भी ऐसा हो रहा था? इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, ईमानदारी से कोई बात नहीं करेगा। मैं विनीता जी आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये क्या था। एक्चुअली एक तरफ तो था कि आप जो है गाय पर खाने पर मीट शॉप बंद कराने पर, बाकी चीज़ों को ये महसूस कराया जा रहा था अंदर ही अंदर कि भई मुसलमानों को यहाँ पर बहुत खतरा है। मगर इसके अलावा 3 बातें अलग थी। 3 कौन-कौन सी बातें थी? एक तो ये थी कि ज़मीन पर मुस्लिम वाक़ई ही मोदी सत्ता में डरा हुआ, सहमा हुआ और सँभल कर चल रहा था। ऊ ऊपर से योगी जी ने अपने बुलडोज़र और जो एक टाँग वाला भी उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था। ये सब दहशत में मुस्लिम युवा भी अपने घरों की तरफ सिमटते गए। जो चौक-चौराहों पे जमा होते थे, उन्होंने बंद कर दिया। जो बेसिकली बेरोज़गारी के शिकार थे, जिसमें चोरी, चकारी, जुआ, सट्टा मतलब आप देखेंगे अगर आंकड़ा निकाल के देखें कि मोदी सरकार से पहले भारतीय जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की हुआ करती थी। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि उनको किसी द्वेष की वजह से जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था और सिर्फ मुसलमानों को जेल में डाला जाता था। उसकी वजह ये थी कि इनको लावारिस छोड़ा हुआ था, इनकी कोई परवाह भी किसी को नहीं थी। अलबत्ता वोट लिया, अपना काम शुरू कर दिया, कुछ लोगों को खुश किया और आगे बढ़ गए। ये इंटरनल जो पोजीशन थी विनीता जी, वो ये थी कि ये लोग जो है वो चूँकि छोटे-छोटे नेता पैदा कर रखे थे गली में, मोहल्ले में, वो जब तक कोई लड़ाई ना हो, सर ना फूटे या इस तरह की चीज़ें ना हो, तो उनका रोज़गार नहीं चलता था।
ये सब चीज़ें बंद हो गई, अब रोज़ी-रोटी के लाले पड़े और लोगों ने अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया। जो पहले 8वीं 10वीं तक छोड़ देते थे, वो ग्रेजुएशन तक गए। इवन इंस्टीट्यूशंस में अगर टोटल उठाकर आप देखेंगे कि इस कार्यकाल में मोदी के मुस्लिम्स का एजुकेशन रेशो बहुत इंक्रीज़ किया है। सिर्फ एजुकेशन रेशो इंक्रीज़ नहीं किया है। बल्कि जो हुल्लड़, चोरी, चकारी और जो छोटे-मोटे केस में जो बंद हुआ करते थे, वो रेशो भी वो बहुत नीचे की तरफ आया है। तीसरी बात इसमें ये हुई है सरकार में कि आपने देखा होगा इस साल जो है आईएएस की खेप में 51 मुसलमान लड़के जो है वो चुने गए। 51 मतलब जामिया इंस्टीट्यूट ने उसमें कुछ काम किया और बड़ी मेहनत की, उनको भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए। उनकी तरफ से जो है सिलेक्शन वाला जो रेशो था वो 51। आप सोचिएगा, कहाँ पिछले 70 सालों में जो हो रहा था इक्का-दुक्का कोई मुसलमान आईएएस, पीसीएस क्वालीफाई करके जाता था। तो यहाँ अब 50-50 की खेप अगर जाने लगी है, ये बात आपको समझनी होगी कि आरएसएस ऐसा नहीं चाहता था कि मुस्लिम एजुकेट हो, मुस्लिम जो है वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो, बल्कि आरएसएस की प्लानिंग का हिस्सा बिल्कुल स्पष्ट था कि वो धीरे-धीरे जिस तरीके से ये डाउन जा रहे थे और धीरे-धीरे से अ, म ब एक अजीब से कारोबार में लिप्त थे। ये इससे ये एक बहुत बड़ा जो है मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ है कि उनके लोग पढ़ने लगे और हाई क्लास कह रहे हैं ऑफिसर कि कुल आईएएस, पीसीएस मिलाकर बन पिछले जाएँगे। 10 सालों में मोदी जी ने जो काम किया उससे अल्पसंख्यक जो है उनको फायदा हुआ है और जो वो मजबूत हुआ हिंदू है, धर्म की निश्चित बात रूप से करके मजबूत हुआ। हाँ, और वो जो हिंदू देखिए धर्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं वो उनको फायदा नहीं पहुंचा है। देखिए अब वो 14% जो मुस्लिम आबादी है उसको फायदा हुआ है, ये कह रहे हैं आप। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए ये जो बेसिकली क्या हुआ है, ये यही तो बात है कि एजेंडा मुँह पर, स्लोगन, डायलॉग, नारेबाज़ी वही है जो आरएसएस की थी, थॉट वही है हाँ, जो आरएसएस की थी, पर ज़मीन पर काम जो है उल्टा हो रहा है। वो उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। 14% आंकड़ों तो के मोदी हिसाब जी से फिर ठीक बताते कह रहे हैं पिछले कुछ अपने इंटरव्यूज में, खास तौर से जिसमें वो कह नहीं, रहे हैं कि हम तो बड़े सेक्युलर हैं, इतना तो कोई भी नहीं है। हिंदू नहीं वो मुसलमान का सेकुलर मैं नहीं, फ़र्क ही नहीं नहीं, करता हूँ और नहीं, हिंदू नहीं, नहीं, मुसलमानों के बीच में कोई अंतर नहीं रहा कभी। मेरे पड़ोसी मुस्लिम रहे हैं, ये सब बातें वो कर रहे हैं। या ये देखिए वो एक सच है बात जो मोदी जी को भी एहसास नहीं हुआ और आपने उसे कैलकुलेट कर लिया है? नहीं, ये बात तो उनको समझना चाहिए ना, जो उनके अंधभक्त सिर्फ़ इस वजह से हैं कि वो न मतलब हिंदू हृदय सम्राट हैं। ये बात मेरे समझने की नहीं है ना, मैं तो जो समझा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। ये उनको समझनी चाहिए वोट डालते वक़्त, क्योंकि उनके पास जो हाँ, इस क्योंकि वक़्त भाई जी वोटर आप जो बता रहे हैं वो तो आंकड़े हैं, है ना? आंकड़े जो रियल है वो बता रहा हूँ ना। मोदी जी अगर ये कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने मकान दिए हैं पीएम हाउस योजना के 35% यानी 14% मुसलमान बताते हैं अपने आंकड़े में, 11 का आंकड़ा ही समझ लें कि उसका वो उसके बाद 11 के आंकड़े को लेके अगर 14% मानते हैं, 14% में 35% जो है मकान देने का, मगर ज़मीन पर मैंने देखा है कि मुसलमानों को काफ़ी तादाद में पीएम हाउस दिए गए हैं। दूसरी बात और कि पीएम हाउस दिए गए, उसके अलावा जो उनकी 5 किलो अनाज की जो योजना है, अगर उसमें भी देखेंगे तो लाभार्थी जो है मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में हैं। यानी परसेंटेज लगाएँ मुस्लिमों के रेशो के हिसाब से तो उससे बहुत ज़्यादा है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी सड़क बनाने में, मकान बनाने में गिरान मतलब मोदी जी ने ये ठीक कहा है कि हमारे लाभार्थी हमने ऐसे चुन के नहीं दिए, सबको दिया है। ये सब तो ये तो सही बात प्रधानमंत्री है। ने सीधे मैं इस किया बात है। को स्पष्ट करता हूँ कि योजना आप में जो सिर्फ़ कह रहे हैं एक आपको ही नहीं लगता है कि उनका मेन वोटर हिंदू वोटर जो कि देश में जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, पूरी दुनिया में जो बड़े जो हिंदुत्व वाले देश हैं, भारत और नेपाल ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेसिफिकली अगर सोच विचार में बोलूं तो नरेंद्र मोदी की सोच को लेकर हिंदू नाराज हो सकते हैं जो आप कह रहे हैं फिर उस हिसाब से तो। नहीं, वो नाराज़ नहीं होएँगे क्योंकि वो भी अपने भाषणों में तो यही कहते हैं कि हमें सबको हिंदुस्तानी रहना है, मगर उसके पीछे उनका सोच क्या था? देखिए, ये बात आम वो लोग जो शायद कह नहीं रहे हैं जानते हैं। उसको हो सकता है लोग थोड़ा इधर ले लें, लेकिन जो उन्होंने किया अगर आप उसको स्पेसिफिकली आपने क्लियरली बताया है, तो हिंदू नाराज़ हो सकता है नरेंद्र मोदी से इस वाले मामले में। नहीं, क्योंकि उसे आप लगेगा कि ये देखिए बोल तो रहे हैं कुछ और अंदर फ़ायदा दे रहे हैं कुछ। नहीं, अगर ये तो मोदी जी खुद भी कह रहे हैं, बीजेपी खुद भी कह रही है, मैं कह रहा हूँ तो कौन-सा अलग कह सब रहा हूँ। मगर बोल रहे एक हैं। चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ। देखिए, आरएसएस जो है, वो कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, मगर मोदी ने जो काम किया है उसकी मजबूरियाँ होती हैं कि आपने
जो 17 सस्टेनेबल गोल का फंड है वो लिया है, जो एनवायरनमेंट में पेरिस समझौते का फंड है वो लिया है, जो आपने वो तमाम शर्तें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मानी हैं, जिससे आपका विकास होना था, जिससे आपको आईएमएफ से फंड लेना था, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट मंगाना था, एनवायरनमेंट डेवलप करके विदेशों को देना था। और इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन हैं? इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन हैं? ये तो मुस्लिम हैं, ये तो ईसाई हैं। आप अगर हिंदू-हिंदू करेंगे भारत के अंदर तो आप किसका इन्वेस्टमेंट लेके आएँगे? अगर भा मोदी जो है ये बात एनवायरनमेंट डेवलप करके गारंटी नहीं देता, आप नोट करिएगा कि मोदी कार्यकाल में इक्का-दुक्का दंगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। उसकी वजह से कोई ईसाइयों से, मुसलमानों से मोहब्बत की वजह नहीं थी। ये अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट आप ला रहे हैं अपने देश को चलाने के लिए, आपको वो उनको सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। अगर यहाँ दंगे होंगे, फसाद होंगे, उनकी प्रॉपर्टी, उनका इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ेगा, तो निश्चित रूप से जी आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। और एक बात, ये तो बहुत स्पष्ट है कि कोई भी आए, चाहे मोहन भागवत को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा लोगों को खुश करने के लिए जी काफ़ी है ये सब बातें। जी मगर सर। सच्चाई इसके उल्टी है। आप सोच सकते हैं कि जो कुशनर है, दामाद है जो ट्रम्प का, जो यहूदी है, जो इज़राइल का है, उसके साथ भी अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप में सऊदी अरब जैसे देश जो कट्टर अपने आप को मुसलमान या मुसलमानों के लीडर कहते हैं, उनका और जो कहते हैं ये मुसलमान यहूदियों के खिलाफ है, उनकी पार्टनरशिप में पूरी दुनिया में बिज़नेस चल रहे हैं। यानी दुनिया बिज़नेस की बिल्कुल अलग है और जो बेचारे औसत बुद्धि के लोग हैं या औसत से नीचे की बुद्धि के लोग हैं वो लोग जो हैं इस बात को नहीं समझ पाते कि अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियाँ क्या होती है। मोदी जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे नहीं, या वो कर तो सकते हैं तो 50 योगी आदित्यनाथ ने भी लुलु मॉल के मालिक जो है वो मुस्लिम है, उनसे कितना करोड़ों का उन्होंने लिया फंड और किस तरह से पूरा विवाद चुटकी में खत्म नहीं ये हो गया, उनको सिर्फ कैसे उस पर एक छोटी सिर्फ सी पटकथा लिखी गई थी, सबने देखी थी। जी भाई देखिए जी, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत डीप टॉपिक है जिसे समझने की लोगों को जरूरत है। खास तौर से आपने एक दिशा लोगों को बता दी है इस चर्चा में कि आंकड़े जो कह रहे हैं वो क्या है, जो मोदी जी कह रहे हैं वो क्या है, कथनी और करनी में यहाँ पर फर्क दिख रहा है। अगर आंकड़े ये कहते हैं कि उन्होंने कोई फर्क ही नहीं किया है दोनों धर्मों के बीच में और सबको बराबर हिस्सा दिया है और लाभार्थी के तौर पर सबको फायदा मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रधानमंत्री के लिए ये बिल्कुल होना भी चाहिए। वाकई में फिर नरेंद्र मोदी सेक्युलर है और अगर नहीं, नहीं, उन्होंने नहीं, ये नहीं, नहीं सुनिए, किया सुनिए है। नहीं, नहीं, सुनिए ना सेकुलर मैं भी नहीं कह रहा हूँ और भी नुकसान किया जो डैमेज किया आरएसएस का वो सुन लीजिए अब मेरे से क्या किया है। देखिए, जी होता क्या था कि इस वक़्त आप देख रहे हैं यूक्रेन वॉर चल रहा है गाज़ा में वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया में मीटिंगें हो रही है। अगर हम अपने आप को विश्व लीडर या विश्व नेता कहने की कोशिश करते हैं, तो हमारी हर युद्ध में प्रेज़ेंस होनी चाहिए थी। जैसे तुर्की की है, जैसे कतर की है, जैसे ब इजिप्ट की है, जैसे ब्रिटेन की है, जर्मनी सबकी प्रेज़ेंस है, हमारी प्रेज़ेंस कहीं नहीं है। अगर इसका मतलब हम रिलेवेंट नहीं है। इसी वजह से हमको जो इज़्ज़तें दी जाती थी, जब मोदी जी जाते थे विदेशों के अंदर आपने देखा होगा कोई रेड कालीन अमेरिका में नहीं बिछाए जा रहे थे, पेरिस लंदन में नहीं बिछाए जा रहे थे। वो बेसिकली आपको अपने लोगों को यहाँ पर एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए कि हम विश्व विजेता हो गए, विश्व गुरु हो गए, तो आप चंद गुजरातियों को जो है विदेशों के अंदर इकट्ठा करते थे और वो झंडे लेके आते थे, गरम-गरम नारे लगाते थे, जो आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस का एजेंडा इंडिया में था वो। आरएसएस का एजेंडा जो अब्रॉड था वो ये था कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व को वहाँ पर फैलाते रहो, आप वहाँ पर जाते रहो, अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो। धीरे-धीरे हम विश्व में जो है अखंड भारत जब बनाएँगे तो उससे पहले जब हम जी भारतीय मुसलमानों के साथ अगर कुछ करने वाले हैं या हम उनको कहीं पर प्रताड़ित भी करेंगे तो मुस्लिम देशों का जो समर्थन इनके साथ आएगा, आपको विदेशों में रहकर ये एनवायरनमेंट डेवलप करना है कि मुस्लिम देशों को रोकने के लिए पश्चिमी जगत तैयार होनी चाहिए, हमारा समर्थन होना चाहिए। मोदी जी ने उस पूरे खेल को खराब कर दिया है। अब पश्चिमी जगत बिल्कुल भारतीय डायस्पोरा उनके लिए अपने लिए उसे खतरे के तौर पर देख रहे हैं और अगर वो उसे खतरे के तौर पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भारतीय डायस्पोरा है, यानी 100 साल तक जो मेहनत करी है, 98 साल तक जो मेहनत करी है मतलब आरएसएस ने। आरएसएस ने, वो विदेशों में ज़ीरो हो चुकी है। आप देख रहे हैं भारत के लिए किस तरह के सर्टिफिकेट ठीक इश्यू है, किए जा रहे ये हैं। एक बहुत कभी रिपोर्ट कूटनीतिक जारी की स्थिति है जा रही है, दरअसल। खतरा बताया जा रहा है। जी जी, ये एक बहुत कूटनीतिक स्थिति है। किसी भी नेता के लिए वो वोट से चुनाव जीत कर आसानी से नेता बन सकता है, लेकिन जब उसे इन सारी परिस्थितियों में ये बड़ी परीक्षा होती है उस नेता के लिए कैसे वो मैनेज करता है। अगर वो किसी एक विचारधारा से
उस सत्ता में काबिज तो हो गया है, लेकिन बाद में अलग तरह की चुनौतियां उसके सामने आ जाती है, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी देशों की हो, चाहे वो मुस्लिम देशों को लेकर के सामने हो, लेकिन आपको वो सब भी जरूरी हो जाता है, आपको उसके उसके साथ भी बगैर आप चल स्टैंड नहीं करना सकते। होगा। और हाँ, और ऐसे में आरएसएस की जो सोच मोदी पर एक तरह से साथ में एक पैकेज डील के साथ चलती रही है, उसको लेकर वो उस तरह से नहीं चल पाए हैं, और आरएसएस इसमें अपना एक बड़ा नुकसान समझ रही है। ये उनको पूरी अपना तस्वीर आपने अपनी ज़मीन जी, ज़ीरो हो गई है, वो पहले ही नाराज़ थे, उनको लग रहा था कि मोदी की डबल नीति ठीक, कि यानी एक कि तरफ जो है मोदी जी देश तो चला रहे हैं किसी तरह से, लेकिन आरएसएस नहीं चला पाए हैं। बहुत-बहुत नहीं शुक्रिया भाई जी, आरएसएस कुल मिलाकर यही बात है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। दिस इज़ रियली एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।